हेलो डियर लर्नर्स। हम स्टार्ट करते हैं 3rd और 4th अप्रैल को जो जेई मेंस का एग्जाम हुआ है उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट से नहीं होगा? तो फर्स्ट इसका कंसेप्ट है, जब इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 3 ऑप्शन में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल रहा है। फर्स्ट में भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिख रहा है, थर्ड में भी दिख रहा है और फोर्थ में भी दिख रहा है। सेकंड ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दी है, उसका सीक्वेंस बताना है कि जो उसका फाइनल प्रोडक्ट होगा Z वो क्या होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन होनी है ओलियम से। ओलियम के साथ रिएक्शन जब बेंजीन की होगी तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, सल्फोनेशन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो बनेगा प्रोडक्ट वो ये होगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन होगी NaOH से। NaOH से जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो है फिनॉल। थर्ड में फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराई है, तो ये बहुत बेसिक रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन जिंक डस्ट से होती है तो फॉर्मेशन होता है हमारा बेंजीन का। जो हमारा इनिशियल रिएक्टेंट था वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक रिएक्शन सीक्वेंस गिवन है। तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन होनी है एसेंशियल टिन टिन HCl से रिएक्शन होनी है। तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन में NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ये हो जाएगा NH2। नॉर्मल रिडक्शन हुआ है। इसके बाद एसिटाइलेशन हो रहा है। एसिटाइलेशन जो यूज किया जाता है, यहाँ पे हम एनिलीन बन गया। एनिलीन का जब एसिटाइलेशन होता है तो NH2 ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे NH2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइलेशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH, C डबल बॉन्ड O CH3। नेक्स्ट स्टेप में Br2H2O दिया है, मतलब ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन होनी है। तो ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन होगी तो यहाँ पे NH2 का तो प्रोटेक्शन हो गया है, तो यहाँ पे तो रिएक्शन होगी नहीं। तो जो Br है वो डायरेक्ट इसके पैरा पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएगा। ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे Br आके अटैच हो जाएगा। अगर ये स्टेप नहीं कराया जाता तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर Br2H2O डाला जाता तो Br जो है वो तीनों पोजीशन पे आके जुड़ जाता और हमारा जो एनिलीन का जब ब्रोमिनेशन होता है ग्रुप प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट मिल जाता। बट यहाँ पे पहले एसिटाइलेशन कराया है, इसलिए पहले ये NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करेगा, देन यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस होनी है। तो हाइड्रोलिसिस जब होगी तो ये जो हमारा प्रोटेक्टिव ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज NH2 और यहाँ पे जो Br है वो एज इट इज रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो द ऑप्शन नंबर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। ये रिवर्स ऑस्मोसिस का ये जो एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पे फ्रेश वाटर है, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, यहाँ पे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया है, तो जो ये रिएक्शन होनी है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर पोरस मेम्ब्रेन। सेम एनसीईआरटी में एज इट इज मेंशन है, जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हम यहाँ पे लगाते हैं, उसमें किसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारी लगाई जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम SPM से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें यूज किया जाता है सेल्यूलोज एसिटेट। डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सेल्यूलोज एसिटेट का इसमें यूज किया जाता है। Which of the following pair of ion have equal number of unpaired electron? आयंस के पेयर गिवन है, इसमें हमें बताना है कि किसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। तो सबसे फर्स्ट वेनेडियम 2+ दिया है, वेनेडियम 2+ सिस्टम हो जाएगा हमारा D3, और निकिल 2+ सिस्टम हो जाएगा हमारा D8। तो D3 में यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3 होंगे, बट D8 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 2 होंगे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट में क्रोमियम 2+ है, मतलब ये D4 सिस्टम है, और मैग्नीज 2+ ये D5 सिस्टम है। इसमें भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट आयरन 2+ और स्कैंडियम 2+। आयरन 2+ मतलब D6 सिस्टम है, और स्कैंडियम 2+ D1 सिस्टम है। तो इसमें होंगे क्या, 5 नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो 4th ही होगा, बट हम इसको चेक करते हैं। तो मैग्नीज 3+ दिया है, मैग्नीज 3+ का मतलब D4 सिस्टम, और आयरन 2+ Fe2+ दिया है, ये हो जाएगा हमारा D6 सिस्टम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 4 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। तो यहाँ इन दोनों में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल हो जाएंगे, तो इसका ये 4th आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग बनेस ऑर्बिटल। बनेस ऑर्बिटल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। वन, इट इज सिमेट्रिकल। वनएस ऑर्बिटल जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि स्फेरिकल होता है, तो सिमेट्रिकल होगा, यही सही है। बट हम चेक करते हैं, इट इज नॉन डायरेक्शनल, सॉरी नॉन सिमेट्रिकल, ये तो रॉन्ग है। इट इज डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल जो है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, क्योंकि स्फेरिकल होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट हैज 2 रेडियल नोड्स, ये भी रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा इट इज सिमेट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर मॉडल से क्वेश्चन है। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। ये सही है, क्योंकि जो बोर मॉडल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब है हाइड्रोजन हो या हाइड्रोजन लाइक, या हाइड्रोजन लाइक। तो ये तो सही है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, वोर मॉडल डज नॉट कंसीडर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये भी सही है, क्योंकि वोर मॉडल ने जब बताया है कि जो एप्लीकेबल है वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो उसमें पॉसिबल है ही नहीं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैचिंग करना है कुछ। यहाँ पे ग्रुप्स, एक साइड लिस्ट 1 में ग्रुप्स लिखे हैं, लिस्ट 2 में एलिमेंट लिखे हैं, मतलब कौन से एलिमेंट को किस ग्रुप की कैटेगरी में रखा गया है और उनको क्या स्पेसिफिक नाम से हम जानते हैं, तो यहाँ पे मैचिंग करना है। सबसे फर्स्ट में दिया है पिक्टोजन। पिक्टोजन जो कहते हैं वो नाइट्रोजन फैमिली
के एलिमेंट्स को कहते हैं। तो पिक्टोजन हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन फैमिली। अभी यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन फैमिली का कौन सा मेंबर दिया है, तो रेडॉन नहीं है, एस्टेटीन नहीं है, बिस्मथ। तो एक की जो मैचिंग हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 4 के साथ। कहाँ पे है, 2 ऑप्शन में है, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है चाल्कोजन। चाल्कोजन जो हमारे होते हैं वो ओर फॉर्मिंग मेटल बोलते हैं, या ऑक्सीजन फैमिली। तो यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली का एक ही टेलुरियम गिवन है, चाल्कोजन की मैचिंग हो जाएगी टेलुरियम से। तो बी का हो जाएगा थर्ड, ऑप्शन बी। हम आगे चेक करते हैं हेलोजन। हेलोजन यहाँ पे है एस्टेटीन, तो सी की हो जाएगी सेकंड के साथ। सी हो गया सेकंड। और नोबल गैस रेडॉन। तो ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक के लिए कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है, जितने भी हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये एक्ट करते हैं एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो हमारे इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये एक्ट करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। बट इसमें 3 एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है जो इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं, BOS, मतलब बोरॉन, ऑक्सीजन और सल्फर। ये 3 स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन होते हैं, बट ये एक्ट करती हैं एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इनका जो बिहेवियर जो बताया गया है वो MOT के बेसिस पे बताया गया है, एज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, बेसिस ऑफ MOT बेसिस पे इनका बताया गया है। तो इसमें से कुछ मॉलिक्यूल गिवन है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक हमें बताना है, तो एक ऑक्सीजन हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। नाइट्रोजन तो डायमैग्नेटिक होता है, क्लोरीन भी डायमैग्नेटिक होता है, और यहाँ पे हमने लिखा है बोरॉन। तो ऑक्सीजन और बोरॉन, ये 2 स्पीशीज हो जाएंगे जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ बताने थे, तो यहाँ नंबर हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक। कुछ कॉम्प्लेक्स दिए हैं, इनमें हमें बताना है कौन सा डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक का मतलब है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे पेयर्ड हैं। डायमैग्नेटिक मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे गिवन है Mn3+, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये हो जाएगा हमारा लो स्पिन। लो स्पिन हो जाएगा, Mn3+ है, और ये हो जाएगा हमारा D4 सिस्टम। D4 सिस्टम है, तो ये पेयर और इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। नेक्स्ट है कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट 3+, ये हो जाएगा हमारा हाई स्पिन, क्योंकि यहाँ पे जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हाई स्पिन हो जाएगा। और हाई स्पिन होगा यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा D6 सिस्टम में। और D6 सिस्टम में यहाँ पे हाई स्पिन है, तो पेयरिंग यहाँ पे होगी नहीं। तो यहाँ पे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं, मतलब ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा। नेक्स्ट है Mn3+, अभी हमने ऊपर देखा ये तो डायमैग्नेटिक है, बट यहाँ पे आयरन जो है वो 2+ में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। आयरन 2+, लो स्पिन। ये अभी हमने देखा यहाँ हाई स्पिन था, बट यहाँ पे केस हो जाएगा लो स्पिन का। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, बट एक इलेक्ट्रॉन हमारा बचेगा अनपेयर्ड, मतलब ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आयरन, अभी हमने ऊपर ही इसका देखा है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब पैरामैग्नेटिक बिहेव शो करेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4।
नेक्स्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन आर। कुछ विटामिन बताना है जो फैट सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल के लिए एडक, जो एडक होता है वो हमारे होते हैं फैट सॉल्युबल, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये तीनों होते हैं फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों विटामिन होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है फैट सॉल्युबल, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ चार स्टेटमेंट बताए हैं, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं, एक एटम दिया है, वहां पे एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है और यहाँ पे ए माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लिखा है यहाँ पे इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। क्या कोई स्पीशीज में जब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है? नो, इट मे बी एक्सोथर्मिक एंड इट मे बी एंडोथर्मिक। ये तो रॉन्ग हो गया। फिर नेक्स्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव आउट किया गया है और ये बताया है इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब कोई भी स्पीशीज से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है तो जो रिएक्शन होती है वो हमेशा ऑलवेज एंडोथर्मिक होती है। तो ये तो सही है, वैसे करेक्ट ही पूछा था, तो यही हमारा राइट हो जाएगा। बट थर्ड में इलेक्ट्रॉन, सॉरी, आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन, ये रॉन्ग है, क्योंकि बेरिलियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, तो गलत हो गया। नेक्स्ट में लिथियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन इट्स ग्रुप। नो, सीजियम इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन इट्स ग्रुप, तो ये भी गलत हो गया। हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर रिस्पेक्टिवली। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पूछी है, 2s के लिए पूछी है एंड 2p के लिए। तो जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसके लिए फॉर्मूला होता है रूट L+1 h/2π। तो यहाँ पे 2s के लिए हमें फाइंड करना है, तो 2s के लिए l वैल्यू हो जाती है 0। तो जब यहाँ पे हम l की वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो पूरी टर्म है वो हो जाएगी 0, मतलब यहाँ पे l की वैल्यू निकल के आएगी, वो आएगी 0। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट हमें 2p के लिए फाइंड करना है। 2p के लिए l वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे 1 1+1 h/2π। तो ये हो जाएगा हमारा √2 h/2π। ऐसा ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर 1 में ये है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h√2/2π, ये ऑप्शन के जैसे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर कॉन्जुगेशन इज नॉट परमानेंट इफेक्ट। ये तो गलत है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो परमानेंट इफेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इफ नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज। ये तो सही है कि एल्किल ग्रुप जितने ज्यादा बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज हमारा राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक कंपाउंड दिया है, इसका हमें IUPAC नेम बताना है।
तो IUPAC नहीं बताने में देखो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये हमारा हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अदर ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। और जो अदर ग्रुप हैं ये हमारे हो जाएंगे सारे स्टूडेंट। तो हम नंबरिंग भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको नंबर देंगे 1 2 3 4 5 एंड। तो अब यहाँ पे जो नाम लिखेंगे वो हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे। तो बी सबसे पहले आता है, तो इसका हो जाएगा 3 ब्रोमो। बी के बाद आएगा हमारा H, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और 5 नाइट्रो। और ये पूरा जो है हमारा वो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ये जो हमारा होता है ना, जो बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब इसके साथ ही सब्सटेंट लगे हैं, तो यहाँ पे हमने जो नंबरिंग दी है वो हमने अल्फाबेटिक ऑर्डर में नंबरिंग की है, नाम लिखा है मतलब। और उसके बाद जो हमारा मेन हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड।